हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ हमारी स्टूडेंट, जैसे पहले भी आपको इंट्रोड्यूस कराया, वंदना है। और वंदना का इस बार नीट 22 के अंदर स्कोर रहा है, जैसा आपको पहले से मालूम है, 670 670। और इसकी ऑल इंडिया रैंक है 508। और ये जो इंटरव्यू है वंदना का, ये बहुत आपको एकदम रियलिस्टिक लगेगा, बहुत ऑथेंटिक लगेगा, क्योंकि इसमें मैं और वंदना ही नहीं, लेकिन इसमें मैंने नया कंसेप्ट जो स्टूडेंट इस बार 23 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो इस बार इस सेशन के अंदर तैयार कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी के अंदर इस समय भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनके दिल दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम से यूं गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें डेली तैयारी में फेस करनी पड़ती हैं। तो इस बार इस इंटरव्यू के अंदर वंदना और मेरे साथ ऐसा ही स्टूडेंट, हमारा बहुत प्यारा सा स्टूडेंट देव है। तो देव हमारे टारगेट बैच की स्टूडेंट है। इसने इस बार भी नीट दिया है, अच्छी तैयारी करके दिया है, इस बार भी इसका अच्छा स्कोर है। ये ड्रॉपर स्टूडेंट है, 1 साल ड्रॉप करके और वापस से अपने आप को लगा रही है। तो जैसे मान लो जो स्टूडेंट्स इस बार तैयारी उन्होंने की, सिलेक्शन किसी का नहीं हो पाया, कुछ स्कोर उनका रहा, किन किन रीजन से वो रह जाते हैं, और वापस जब वो दोबारा 1 साल के लिए और तैयारी के लिए लगते हैं, तो उस तैयारी के अंदर वो अपने आप को जीरो पर ला करके और वापस से स्टार्ट करने में भी उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अपन ने तैयारी की है, बहुत सारी चीजें अपन को आती भी हैं, और सिलेबस फिक्स है। हर कोचिंग के अंदर टीचर को वही पढ़ाना होता है, वो चीज पढ़ी भी होती है, पढ़ी पढ़ी से लगती भी है, क्लास में जाने का मन करता भी नहीं है, जाना भी पड़ता है। अपने आप को कोई भी आदमी कहते हैं ना कि अगर कुछ आ जाता है तो आदमी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, हर किसी के साथ होती है, कि कुछ अगर उसको आता है तो वो कैसे अपने आप को जीरो मान ले, नहीं मान पाता है, लेकिन उसको लाना अपने आप को जीरो पर भी पड़ता है। तो ये सारी बातें अपन इस इंटरव्यू में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से इस बार का बहुत अच्छा स्कोर इसने किया, तो बनता क्यों नहीं है, सबसे पहले वंदना का इस इंटरव्यू के अंदर अपन वेलकम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। और वंदना से ही थोड़ा सा आपको मुखातिब कराएंगे। वंदना, अभी तो मेरा स्कोर 670 है, जैसे सर ने आपको बताया है। मैंने भी ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने के बाद दोबारा स्टार्ट करना, सर सही बोल रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे लिए तो होता ही है, लेकिन आसपास की सोसाइटी, रिलेटिव्स को देखिए और भी मुश्किल हो जाता है वो हमारे लिए। लेकिन अगर ड्रॉप किया है तो फेस करने की हिम्मत रखो कि हाँ हमने ड्रॉप किया है, लेकिन ड्रॉप किस वजह से किया उसको आप रीजन दो बाद में, कि हाँ उसका रिजल्ट दो ड्रॉप करने के बाद कि ये रिजल्ट है इसलिए ड्रॉप किया था, उसको बताओ, प्रूफ करो, आपका रिजल्ट प्रूफ करे उस चीज को कि आपने एक ड्रॉप करके साल अपना वेस्ट नहीं किया है। और इसके लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की, लोड लेने की तो जरूरत है नहीं, कि आप स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा जोश रहता है, जैसे ड्रॉप लेने के बाद ये एक बार स्टार्ट करते हैं दोबारा जोश रहता है, लेकिन एंड टाइम पे, पेपर के टाइम पे महीने भर पहले जोश खत्म हो जाता है, धीरे धीरे करके दोबारा डिप्रेशन की कंडीशन आती है। लेकिन स्टार्टिंग में आप चाहे धीरे स्टार्ट करो, स्लोली थोड़ा पढ़ लो, कंटिन्यूटी में पढ़ लो, और लास्ट में वो जोश ज्यादा काम आता है, लास्ट के 2 महीने 1.5 महीने जो बचता है। कंटेंट बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, तो वैसे टॉपिक इतने ज्यादा है, कहीं से भी कितना भी पढ़ लो, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि आपको जो इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट है वो छोड़ देता है बच्चे। तो इम्पोर्टेंट जैसे एनसीईआरटी है बायो के लिए, सभी बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए। एनसीईआरटी कैसे बार बार पढ़ रहे हैं, बोलते हैं 30 बार रिवाइज कर लो, 40 बार कर लो, कितनी बार भी कर लो, लेकिन उसको जब आप दोबारा रिवाइज करो, उससे पहले ये करो बंद करके कि हाँ ये हेडिंग थी इस चैप्टर में, कम से कम रिकॉल तो करो, कितना हेडिंग तो याद होनी चाहिए, उसके बाद उस हेडिंग में क्या था थोड़ा रिकॉल करो, फिर वो चैप्टर पढ़ना शुरू, फिर चैप्टर पढ़ोगे तो इजी रहेगा। वरना तो रीडिंग जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हो, कितनी बार ही कर लो, कोई मतलब नहीं रहता उसका, 30 बार की जगह 40 बार कर लो। वही 10 बार पढ़ने वाला बच्चा भी एनसीईआरटी अच्छे से याद कर लेता है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। आपको बार बार पढ़ने से इतना सिलेबस पढ़ तो
कर लेते हैं, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि इतना सारा पढ़ने के बाद एक ये हैबिट होती है कि पहले वाला तो भूल गए, याद नहीं है। जब रिकॉल करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ याद तो है, भूले तो नहीं है। और नीट में सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट तो कॉन्फिडेंस से मैटर करता है। नीट के लिए एक वर्ड यूज होता है कि स्पून फीडिंग है। टीचर सब कुछ प्रिपेयर करके देते हैं स्पून में डाल के, तुम्हें बस उसे टेस्ट करना है, रिजल्ट देना है। कुछ एक्स्ट्रा जो टीचर ने बता दिया उस पर ट्रस्ट करके पढ़ लो, इधर उधर से कि नहीं मैं यहाँ से पढ़ लूँ, ये नोट्स उठा लूँ, यहाँ से कर लूँ, कोई मतलब वाली बात है नहीं। टीचर्स पे विश्वास रखो, इतना कंटेंट वो बता देते हैं कि उससे बाहर नहीं जाएगा। एक दो क्वेश्चन के लिए आप इतना बाहर का पढ़ लोगे, वो सही भी हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन जो बाहर से आना, लेकिन उससे जो 5 क्वेश्चन सिलेबस के अंदर जा रहे हैं वो रह जाएंगे। वो 5 मैटर करते हैं। जो क्वेश्चन सबका सही हो रहा है वो आप गलत कर रहे हो तो उसमें लॉस है। ये नहीं कि जो सबका गलत है और मैंने सही कर लिया, वो फायदा नहीं है। उसकी जगह जो 2 क्वेश्चन सबने सही किया और तुमने गलत कर दिया वो ज्यादा लॉस है। तो 2-5 क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं वो तो आपके रैंक डिसाइड करते हैं। सिलेक्शन जितना तो टीचर्स इजीली करवा देते हैं हर एक बच्चे को। जो बच्चा थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ कर लेता है वो रैंक ले आता है, बस इतना सा फर्क है। कॉन्फिडेंस तो मैटर करता ही है, कोई भी एग्जाम हो, लेकिन नीट में सबसे ज्यादा चेक होता है कि कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि नीट का एक तो एज लिमिट नहीं है, पेपर का टाइमिंग आपको ऑप्शन मिल जाता है 2 बार 2, 3 बार 2, तो लगभग रिपीटर्स ही होते हैं। इसमें ज्यादातर रिपीटर्स का सिलेक्शन होता है। ज्यादा रेशियो देखे तो रैंक अच्छे दे देते हैं फ्रेशर बच्चे, लेकिन रेशियो देखा जाए तो रिपीटर का होता है। सिलेक्शन रिपीटर्स का ज्यादा होता है। रैंक जरूर 12 के साथ जैसा मैं कहता हूँ सुन्नू मुन्नू रैंक होता है, क्योंकि उन बच्चों के पास वो ये ना कॉन्फिडेंस, टेंशन नहीं होती उन्हें, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो 12 सबने किया, हमने भी 12 से किया। मतलब उनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरा कोई एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हुआ है। हाँ, मैं क्या करूँगा, 12 की तो कर रहा था, तो नहीं होता तो भी 12 ही था, हो जाएगा तो भी 12 के साथ ही। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उनके साथ में। टेंशन फ्री होकर साइकोलॉजिकल वो प्रेशर में नहीं रहते। और ड्रॉपर बच्चा जो ड्रॉप करके तैयारी कर रहा था उसके साथ यूँ होता है यार नहीं होगा तो मेरा 1 साल खराब हो जाएगा, तो जवाब भी देना पड़ता है, घर पे जवाब भी देना पड़ता है, क्या किया उसने 1 साल में। बिल्कुल। और वही बात है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। कॉन्फिडेंस बार बार पढ़ लेने से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस उसको ये कि आपके माइंड में होना चाहिए हमें याद है, तो वो तो आप रिकॉल करोगे तभी आएगा। ये नहीं कि बार बार पढ़ रहे हो। हाँ, एक आदत होती है, क्लास में पढ़ाया वाकई बच्चे पढ़ लेते हैं, फिर भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहता आ रहा है, हमें पढ़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप टॉपिक्स रिकॉल करना शुरू करो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। मेरा तो ये था कि मैं टाइम सेट करके पढ़ती थी। एक पेज को 10 मिनट दोगे तो रटने वाला होगा, उसे रट रहे हो तुम, 10 मिनट में माइंड डाइवर्ट भी होगा, कहीं ना कहीं चले जाओ। उसी तरह से दोगे 2 मिनट में, बस पेज नेक्स्ट पेज पे हमें जाना ही है, तो 2 मिनट में क्या होगा, बस आप इमेज बनाओगे उस पेज की, तो नेक्स्ट पेज पे जाओ 2 मिनट बाद। मैं तो जैसे भी कोई भी टॉपिक था पेज देखती थी, टोटल कितना पेज है, इसमें 2-3 मिनट का एक पेज है, इतना टाइम में इकट्ठा करना है, बस उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आप जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सब्जेक्ट याद करने वाला, याद करने बैठ जाओ तो उससे वही पेज, एक टॉपिक है उसको आप 2 घंटे 3 घंटे, तो 2-3 घंटे में आप 2-3 बार पेज टर्न कर लो ना उस पेज के, तो इमेज ज्यादा हमारी क्लियर रहती है। किसी चीज को क्या हमें उसे जानते नहीं हो, लेकिन बार बार इमेज देखते हैं तो भूलने के बहुत कम चांस होता है। पढ़ने वाला ही पढ़ा हुआ फिर भी भूल जाते हैं। वंदना, मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बहुत मतलब एक आम स्टूडेंट और आम पेरेंट्स की तरफ से क्वेश्चन है कि क्या नीट के में सिलेक्शन के लिए, नीट की तैयारी के लिए क्या कोचिंग बहुत जरूरी है? कोचिंग बहुत ही जरूरी है। ऑफलाइन देखो, बच्चा कर ले तो ऑनलाइन में भी कर सकता है, घर पे भी कर सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं बनती। वो है ना, जब तक हमारे प्रेशर नहीं आता, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, प्रेशर के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमारा शेड्यूल ही नहीं बनता घर पे। मैंने भी ट्राई किया था इस बार, लेकिन शेड्यूल नहीं बनता। 15 दिन में खुद को ही लगने लग जाए, फिर महीना 2 महीना वेस्ट कर लोगे, फिर साथ वालों से पूछोगे इतना टॉपिक हो गया कोचिंग में, फिर ये होता है कि अब हमारा कुछ नहीं होना, अगले साल देखें, अगले साल भी वही दिन आना, अगले साल कुछ चेंज नहीं हो जाना है, अगले साल पेपर से पहले सेम कंडीशन रहेगी। कोचिंग आपको कंटिन्यू लेनी है, उस कोचिंग में सिर्फ एडमिशन ही नहीं, क्लासेस में बहुत जरूरी है, आपको आता ही हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया वंदना। जैसा कि जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, ड्रॉपर हूँ, सपोज मेरा इसी बार जैसे मान लो बहुत मतलब क्लोज जाके रहा हूँ, सपोज अपन करते हैं कि मेरा स्कोर 580 है, तो जैसे क्या होता है कि जिसका जितना ज्यादा स्कोर बनता है, सिलेक्शन नहीं हुआ
सिलेक्शन के नजदीक पहुंच गया, उस स्टूडेंट के दिमाग में, दिल में बहुत सारी बातें, कहते हैं ना, उसके बहुत सारी उथल पुथल चल रही होती है। बिल्कुल। ठीक है नहीं? एक तो वो सोचता है कि मैं तो 3 महीने बाद भी कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, दिसंबर में आ जाऊंगा, जैसे इसमें पेरेंट्स आते हैं बहुत सारे, और वो कहते हैं कि बच्चा कह रहा है साहब कि मुझे तो आता है, सब कुछ आता है, और दिसंबर में, क्योंकि मैं उनसे जनरली ये कहता हूँ कि 580 आ गया, लेकिन उसको लगना 0 से पड़ेगा, लगना उसको उसी स्टाइल में पड़ेगा, टाइम से कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। और जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही वंदना की, कोचिंग में एडमिशन नहीं, क्लासेज में एडमिशन हो आपका, आप क्लासेज में आए। ड्रॉपर बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उसको लगता है ये टॉपिक तो मुझे आता है, बहुत अच्छे से आता है, जो सर पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा मैंने पढ़ रखा है, तो क्या कि किसी भी सिस्टम से, किसी भी कोचिंग को प्रॉपर 100% पूरे दिल से फॉलो नहीं कर पाता, और वो चीजें ले दे करके फिर वो उसी हालात पर पहुंच जाता है जिस हालात पर वो लास्ट ईयर रहा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे आप भी ड्रॉपर स्टूडेंट थे, आपका भी लास्ट ईयर बहुत अच्छा स्कोर था, ठीक है, लेकिन जैसा देखा कि आपने कोई क्लास नहीं छोड़ी, प्रॉपर क्लास ली, सारे टेस्ट दिए, डाउट पूछे, इन टच में रहे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप थोड़ा बताएं। एक तो ये है ड्रॉपर का, पास में जो बैठता है उसके लिए ये रहता है कि क्लास में जाऊंगा, जो पूछेगा मेरे से, तो एक रहता है कि हाँ हमने ड्रॉप किया, लेकिन ड्रॉप किया तो सबसे पहले ही बताए, ड्रॉप किया है तो उसको नेगेटिव में क्यों ले रहे हो, पॉजिटिव वे में कि हाँ हमने किस लिए ड्रॉप लिया, कुछ बड़ा करना हमें, तो उसको फेस करो ना, हाँ कि ड्रॉप ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉप लेके, जो 1 साल ड्रॉप लिया ये आप कहीं पे भी निकाल सकते हो, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी, आप 3rd 4th ईयर में पीजी की तैयारी करो, साथ पीजी निकाल लेना एमबीबीएस के साथ, वो 1 साल आपका मैटर ही नहीं करता। लेकिन इस 1 साल को बचाने के लिए बच्चे इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं, सपना तो एमबीबीएस का था लेकिन इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, वो 1 साल बचाने के लिए पूरी जिंदगी भर के लिए वो रख लेते हैं कि क्या पता उस टाइम हो जाता मेरा एमबीबीएस 1 साल को। तो अगर सपना देखा है, शुरू करना तो बहुत आसान है, अगर शुरू कर लिया है तो पीछे मत जाओ, उससे आगे जाने में ही ज्यादा बढ़िया रहेगा सबके लिए, क्योंकि जितना आपने कवर कर लिया है उससे तो बहुत कम है, अब आगे के लिए आगे जाना ज्यादा बेटर रहता है। घर वालों के लिए भी, घर वालों के पास से रिप्लाईज नहीं होते, इधर उधर सब पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो कैसे बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने एमबीबीएस का जो रास्ता था वही छोड़ दिया है। क्लास में आना जरूरी है, पेपर भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्लास के बाद पेपर देने के बाद क्या करते हैं, जनरली मेरी भी आदत थी कि मैं पेपर को कभी चेक तो जाते ही करती थी, रास्ते में ही कर लेती थी कई बार तो पेपर, लेकिन जो नेगेटिव था, जो गलत था, वो कभी नहीं देखती थी, क्यों हुआ, इस साल वही गलती सुधार ली, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पेपर करके आते हैं, मेरा तो ये होता था मुश्किल से 1 आधा क्वेश्चन छोड़ के आती थी मैं तो, क्योंकि कोई बाहर से आता नहीं है, सब देखा हुआ सा लगता है, देखा हुआ लगता है तो छोड़ने का मन नहीं करता कि ये नहीं तो ये हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन हमारा नेगेटिव होता है, नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन आता है, क्योंकि 3 पेपर आता है, कोई 1-2 क्वेश्चन के लिए अपन बोल सकते हैं, बाकी नीट में पूरा का पूरा पेपर 3 आएगा आपका, जो देखा हुआ है, नया क्वेश्चन नहीं बनता, तो नहीं बनता है, तो जो नेगेटिव आपने पहले किया पेपर में, नेक्स्ट टाइम में दोबारा जाओगे तो अपन को क्या लगेगा, उस टाइम सही किया था, वो नेगेटिव दोबारा करके आता है, तो उसको गलती जो की है कि आप कहीं नोट करो ना करो, एक बार देख तो लो कम से कम कि हाँ ये गलत हुआ है, तो कम से कम अगली बार आप सही नहीं तो उसको छोड़ तो दोगे, माइनस तो नहीं करोगे ना कि ये गलत था। और मेरी तो यही थी, लगभग क्वेश्चन रिपीट होते थे और जो पहले गलत किया वही ऑप्शन दोबारा लगा के आती थी। कुल मिला के वंदना कह सकते हैं कि रिपीटर बच्चा चाहे वो कितना भी अच्छा स्कोर उसने इस बार किया हो 22 में, अगर वो 23 के लिए तैयारी कर रहा है तो वो कहीं भी किसी भी कोचिंग को सेलेक्ट करे, है ना, किसी को भी अपना मेंटर बनाए, लेकिन उसे 100% सारा सिस्टम उसी तरह से बहुत सिंसियरली, ऑनेस्टली, एकदम वेल डिसिप्लिन होकर के और उसको चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, क्लासेस उसको नहीं छोड़नी पड़ेगी, टेस्ट उसको नहीं छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो उसकी हालात 10 की 10 रह जाएगी। हमारे साथ इसी बार मैंने जैसे कहा 22 के अंदर अच्छा स्कोरर देव, हमारा स्टूडेंट सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट से है, खंडार से है। देव के पापा मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड की बच्ची है। देव ने पिछले 2-3 साल 11th और 12th और 1 साल ड्रॉप कोटा, 3 साल कोटा तैयारी कर चुकी है। इस बार सीकर इम्पल्स में मेरे साथ है। बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्कोरर बच्ची है, बहुत सेंसिटिव है
और ऐसे स्टूडेंट के दिमाग में, दिल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। तो देव से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे देव आपने 22 का, आइए थोड़ा सा इधर, 22 का रिजल्ट आया, आपका अच्छा स्कोर भी था, आपने 3 साल बहुत अच्छे से तैयारी की, आप 10th पास करके और 11th से कोटा चले गए। जिस टाइम जाना चाहिए ना तैयारी के लिए, एग्जैक्ट टाइमिंग आपने करी। आप एकदम रेगुलर स्टूडेंट हैं, कहीं आपकी सिंसियरिटी में, रेगुलरिटी में, इन क्लास को लेकर, टेस्ट को लेकर, मेहनत को लेकर, स्टडी को लेकर कहीं कोई इशू नहीं है। एक अच्छे से अच्छे स्टूडेंट में जो होना चाहिए वो सारी खूबियां, प्रॉपर्टीज आपके अंदर है। रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आप जैसे बच्चे को वापस तैयारी के अंदर एडजस्ट होने में मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, मैं भी एक बहुत अच्छा स्कॉलर स्टूडेंट रहा हूँ। इन सारी चीजों से मैं भी बहुत अच्छे से, कहता ना नीट वाले फील्ड को तो मैंने भी बहुत अच्छे से यू फील किया हमेशा, इन एज टीचर भी, एज स्टूडेंट भी। और अभी भी ये जो बच्चों के साथ में बहुत, एक टीचर के तौर पर नहीं, बच्चे जैसे कहते हैं भाई के तौर पर, दोस्त के तौर पर कनेक्ट होता है। उसका रीजन भी यही है कि उस बच्चे के अंदर मैं अपना इन कहीं कोई रूप देख लेता हूँ कि कभी मैं भी ऐसा ही था, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम फील होती थी। तो आपके जैसे और कोई स्टूडेंट इस समय है और वो 23 के लिए तैयारी कर भी रहे हैं, लग भी चुके होंगे, लेकिन पूरे मन से नहीं लग पाए होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बच्चा जो उसका जो पास्ट है ना, कि यार मैंने तैयारी की, खूब तैयारी की, बहुत मेहनत करी, मैंने कहीं यार कोई कमी नहीं छोड़ी। ये ज्यादातर जो रिपीटर और ड्रॉपर बच्चे तो इस उलझन में उलझे रहते हैं, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो वो 23 के तैयारी के अंदर या उस कोचिंग के माहौल में, एनवायरमेंट में अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है, उससे कैसे अपन को आगे बढ़ा जाए, और ये चीज, पीछे की चीज में उलझे रहना, ये कितना उस स्टूडेंट के लिए हार्मफुल है, उससे कैसे ओवरकम किया जाए। दे काम में नहीं आती, कितने साल किया डजंट मैटर, कुछ काम में नहीं आता, जिस साल तुम करते हो उस साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, दैट्स मैटर। जैसे कि ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि तुमने इतना टाइम पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है, तुम लोग 13 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, वो कुछ इफेक्ट नहीं करता है। 2-3 घंटे एकदम रिलैक्स होके पढ़ो। और जो भी है कि सर ने बोला कि इन्वायरमेंट नई कोचिंग में आने में कितना टाइम, कितना एडजस्ट होने में लगता है, तो लिटरली 7 से 8 दिन तो काफी मतलब कि लगा कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सर के पास गए, सर ने बताया कि वो टाइम दो खुद को, कि हाँ पहले पास की चीजों से निकलो, कि हाँ किया ठीक है, वो हो गया, छोड़ो, 0 से आओ। जैसे 11th का बच्चा जाता है कोचिंग में, उसको नहीं आता है कुछ भी, कि ठीक है नहीं आता है, बोलो कि हाँ ये बेसिक चीजें भी नहीं आती है तो बोलो, क्योंकि हम यहाँ पे गलतियां निकालने के लिए आए। 1 महीने पहले से मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, तो वो चीजें कवर अप करने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा बेसिक बहुत है। जैसे दीदी ने भी बोला था कि जैसे 2 क्वेश्चन बच्चों के आउट ऑफ सिलेबस सही हो जाते हैं और वो 5 क्वेश्चन तुम्हारे गलत होते हैं, तो वो मेरे 2 क्वेश्चन के चक्कर में मैंने दुनिया भर के मॉड्यूल, एमटीजी, अरिहंत, जो भी बुक्स मेरे को मिली मैंने सारी लगाई हुई है। तो वो 2 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में मैं अपनी एनसीईआरटी को थोड़ा साइड में कर दिया था, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो सब ध्यान में रखना है। और कोचिंग में है तो दिमाग से जब भी क्लास में बैठ रहे हैं तो दिमाग में बाहर निकाल के छोड़ दे कि आपने पहले कभी तैयारी करी, और दिमाग में क्लास से जाने के, सर के जाने के बाद ये रहे कि जो भी पढ़ा है, हाँ ठीक है सर ये पढ़ा के गए, आज मुझे ये आ गया है, एंड नोट डाउन इट की हाँ ये आया है, और फिर जो नहीं आता था उसको स्किप कर दे। और एक इंडेक्स बनाने का दीदी ने सजेस्ट किया था कि एक इंडेक्स बना के रखे अपने पास, कि आज ये सारा टॉपिक है, जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, उसमें सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है, सिर्फ हेडिंग्स के पीछे जाना है, हेडिंग का मतलब निकालना है और उसी से लर्न करना है। तो होपफुली मेरा स्कोर अभी इंक्रीजमेंट हो रहा है, काफी है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, शायद मैं सर से प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा। बिल्कुल देव, जैसे देव ने भी कहा और वंदना ने बहुत, जैसा मैं हमेशा आपसे भी बात शेयर करता हूँ, वंदना भी हमारी स्टूडेंट है, इसीलिए कहीं हो सकता है शायद उसी बात से कहीं टच हुई हो। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ
कि नीट में सिलेक्शन के लिए जितने इसेंशियल क्वेश्चन आने चाहिए, इतने जरूरी क्वेश्चन आपको आपके तीनों सब्जेक्ट की हेडिंग से मिल जाती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में जब आपके टीचर हेडिंग लगाते हैं ना, तो आप कहते हैं ना कि सारी चीज छोड़कर केवल और केवल पागलों की तरह किसके पीछे पड़ जाएं, हेडिंग से। क्वेश्चन बनने के चांस हमेशा उस हेडिंग के मीनिंग से होते हैं, क्योंकि नीट, जैसा मैं हमेशा कहता हूं वंदना, आपके पेपर से मैं पहले कहा करता था कि नीट जो पेपर है, नीट जो गेम है, ये सारा का सारा नॉलेज का कोई टेस्ट नहीं है, ये सारा खेल किसका है, कॉन्फिडेंस का। नीट आपके केवल पैसेंस को चेक करता है, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करता है, ना कि आपकी नॉलेज को, क्योंकि नॉलेज के हिसाब से तो पेपर है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो कुछ ऐसा आता ही नहीं कि जैसे मान लो, अगर जैसे बात कर लें, आप लास्ट ईयर कोटा थे, आप लास्ट ईयर हमारे पास सीकर थे, आप दोनों ने अच्छे से तैयारी करी, ठीक है। अगर कंटेंट की और नॉलेज की मैं बात करूं तो मैं ठोक करके कह सकता हूं कि आपकी नॉलेज में कहीं कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जितना आपको आता है उतना ही देव को आता है, ज्यादा ही ज्यादा आता होगा। 3 साल कोटा तैयारी करी है, कंटेंट वाइज कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट, एक बच्चा उतना ही नॉलेज वाला बच्चा, उतना ही सिंसियर, उतना ही हार्डवर्कर, उतना ही डिसिप्लिन, उतना ही रेगुलर, उतना ही पूरे मन से इंटरेस्टेड नीट के लिए, कहते हैं ना कि जीने मरने वाला बच्चा, वो 450 पर रह जाता है, और उतनी नॉलेज का बच्चा 670 पर चला जाता है। तो कहीं न कहीं जो डिफरेंस रहा है वो केवल और केवल कॉन्फिडेंस का रहा है। पेपर से पहले डरना, पेपर के अंदर डरना, तो नॉलेज दरी की दरी रह जाती है। जब डर स्टार्ट हो जाता है, जैसा अपन हमेशा कहते हैं कि जब हार्ट पूरा काम करता है तब जाके कहीं ब्रेन काम करता है। तो मैं हमेशा जैसे आपसे कहता हूं कि आप नॉलेज भी इकट्ठी करते रह गए तो अभी आप ये श्योर नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं वापस वंदना पर आना चाहूंगा कि वंदना, क्या नीट के अंदर सिलेक्शन के लिए ओनली नॉलेज ही जरूरी है, या नॉलेज के साथ साथ वो सिलेक्शन उसका हो जाए, इसके लिए बच्चे में क्या क्या और चीजें इसेंशियल है? वो साल भर अपने आप को कैसे रखे कि एकदम हंसता खिलता जाए और सेलेक्ट हो जाए? तो बिल्कुल, जैसे कि हमें आइडिया था, जैसे मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया तो भी एक मेंटेलिटी थी कि पेपर बहुत इजी आना है, सबका ये बोल रहा था पेपर इजी आना है, 625 20 से कम कट ऑफ नहीं रहना, तो उसी मेंटेलिटी के साथ पेपर स्टार्ट किया था। फिजिक्स मेरी केमिस्ट्री से ज्यादा बेटर थी, इसलिए मैंने जस्ट बाय के बाद फिजिक्स स्टार्ट किया। और जैसे कि रिपीटर है तो सबको पता है फिजिक्स लास्ट ईयर लेंदी थी, मेरा 25 क्वेश्चन हुआ था। उस टाइम बस माइंड ऐसा था कि कैलकुलेट किया, 25 क्वेश्चन हुआ है, 100 मार्क्स आने, 100 में मेरा सिलेक्शन नहीं है। उसके बाद मेरा केमिस्ट्री दोबारा जब ट्राई किया तो उसमें 150 बन रहा था, फिजिक्स में जैसा पेपर था उसके अकॉर्डिंग 150 स्कोर ठीक था, सिलेक्शन हो जाता। और केमिस्ट्री में मेरा स्कोर 110 पे आके रह गया था। मेरा लास्ट ईयर टोटल 586 बना था स्कोर, तो 586 में वही 10-20 नंबर का क्वेश्चन, 10-20 अगर केमिस्ट्री में इजीली 150 स्कोर हो जाता, केमिस्ट्री का पेपर इजी था, बट वो माइंड डाइवर्ट हो गया था उस टाइम पहले साथ। इसलिए इस बार मैंने ये मेंटेलिटी नहीं बनाई थी कि लास्ट टाइम बायो के करने के बाद केमिस्ट्री में ऐसा मैंने किया तो ये था कि मेरे को नहीं आ रहा पेपर, क्योंकि नया तो क्वेश्चन था नहीं, बस लेंदी था, तो मैं जज ही नहीं कर पा रही थी पेपर में लेंदी है, मेरे को आ नहीं रहा, बाहर से क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये था क्वेश्चन देखे हुए तो मेरे को नहीं आ रहा, मेरा आंसर नहीं आ रहा, बाकी सबका आ रहा है। इस साल मेंटेलिटी बस स्टार्टिंग से ये प्रिपेयर करके गई थी पेपर में, अगर मेरे को नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा वो पेपर, टफ है, मैंने पढ़ा है, इस बार मेरे को नहीं आएगा तो पेपर किसी का। फिर मेरा ये था कि इस बार सेम वही थी, पता नहीं किस्मत ही ऐसी है क्या, मैंने बायो स्टार्ट की, बायो टफ थी, बॉटनी स्टार्ट की, बॉटनी टफ। फिर मेरा पार्ट था एक अपना क्वेश्चन जो बोनस होना था, 5 या 6 स्टेटमेंट, उसमें सारे के सारे राइट। हाँ, वो क्वेश्चन मेरा 2nd या 3rd नंबर पे था मेरे कोड में। अब उस क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट भी लगा दिए, उसके बाद आंसर मैच नहीं हो रहा। फिर मेरा था कि लेकिन इस बार समझ में आया, गलतियों से सीखा, समझ में आया कि हाँ पेपर टफ है। जैसे स्टार्ट किया 5-6 क्वेश्चन किए तो लगा पेपर टफ है, तो मैंने वो सब्जेक्ट ही एक बार के लिए छोड़ दिया, नेक्स्ट जूलॉजी से स्टार्ट किया। जूलॉजी का करने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस है, आ तो रहा है पेपर, उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया तो इस बार 345 का पेपर देखने के अकॉर्डिंग 345 भी बायो का ठीक है मेरा स्कोर, इतना मैंने कुछ बाहर से पढ़ा नहीं था, सिर्फ बायो पे फोकस रखा था। जैसे कि घर वाले भी बोलते हैं, सर ने बोला कि नॉलेज, घर वाले भी मेरे को ये बोल रहे हैं बेटा जितना तेरे को लास्ट ईयर आता था उतना इस साल आता है,
और सही बोल रहे हैं, लास्ट ईयर से एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस उसी को बार बार रिवाइज किया। और जो एक गलती थी कि जो गलत करके आती थी वो कभी नहीं देखते थे, वो वाली गलती से वो गलतियां करते हैं बच्चे। पेपर सब कोचिंग में होते हैं, सब बच्चे पेपर देते हैं। पेपर देना ही कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। पेपर देने के बाद कहते हैं ना, उस पेपर का कहते हैं एकदम उसका ऑपरेशन कर डालना पूरा का पूरा, कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, एनसीईआरटी कौन सी लाइन से कोचिंग में पेपर दिया गया है, इस क्वेश्चन को मैंने राइट किया, लेकिन राइट के लेकिन जो 3 रॉन्ग है वो रॉन्ग क्यों है, राइट भी है तो क्यों राइट है, राइट तो हो गया सपोज, लेकिन क्या पता वो मेरे तुक्के से राइट हो गया, इन्हें राइट है लेकिन राइट भी है तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है। जो रॉन्ग हुआ है वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, मतलब नॉलेज वाइज रॉन्ग हुआ है या मेरी कोई सिली मिस्टेक से रॉन्ग हुआ है। कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन को आ रहा था, राइट अटेम्प्ट किया था, लेकिन अपन ने की फीलिंग के अंदर उसको रॉन्ग किया है। तो की फीलिंग के बारे में भी थोड़ा सा वंदना। की फीलिंग का मेरा कंसेप्ट, कुछ बच्चे होते हैं एक साथ पूरा करते हैं, या फिर कुछ होते हैं एक किया एक ओमार फिल करते हैं। मेरा तो यही कंसेप्ट था कि एक सब्जेक्ट कर लो, उसको फिल कर लो, तसल्ली से कर लो, क्योंकि लास्ट में अगर ओमार छोड़ देते हैं ना तो फिर ये होता है कि ओमार छूट रही है हमारी, ओमार फिल नहीं होगी। और एक एक करते हो तो भी उसमें गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। और आप क्वेश्चन ऐसे नहीं कि एक बार आपने देख लिया पेपर में 3, 4, 5 और अब ऐसे ही ऑप्शन लगा रहे हो 3, 4, 2 जो भी है, उसमें आप क्वेश्चन नंबर देखो, फिर ओमार में उस क्वेश्चन नंबर में क्या है वो लगाओ धीरे, उसमें हो सकता है 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। लेकिन मेरी ओमार में कभी गलती नहीं हुई, जैसे ना कोचिंग में भी एक क्वेश्चन की भी नहीं बोलती मैं, कभी मेरी ओमार फीलिंग गलत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन मेरा ये है वंदना, जैसे सपोज अपन ने तैयारी स्टार्ट कर दी, किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया, अपने वहाँ माइनर स्टार्ट हो गए, 2-4 अपन शुरू में आदमी जाते हैं पूरे जोश से जाता है, भाई एकदम इस बार तो चीर दूंगा फाड़ दूंगा, एकदम बड़ा ही कांड करूंगा साहब नीट के अंदर, और रात दिन एक कर दूंगा। बच्चे करते भी आते आते लगते हैं, बड़े जोश में लगते हैं, ठीक है, पूरे उत्साह से पूरे जुनून से लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसका जोश पूरा निकल चुका होता है, निकल जाती है। माइनर के अंदर उसका स्कोर डाउन आने लगता है, और माइनर के अंदर जैसे उसका स्कोर डाउन जाता है वो खुद भी एकदम कहते हैं ना, एकदम अपने आप को यूं जीरो मान लेता है। बच्चे आते हैं जैसे माइनर के तुरंत बाद आते हैं, जैसे देव भी आती है, नहीं है क्या 1-2 माइनर में स्कोर अप डाउन हो जाना बस वही फाइनल होता है क्या, कि वही मान लिया जाए कि बस मेरा नहीं होगा? तो मेरा तो ये था जैसे पेपर दिया कि समय बढ़िया हो गया तो एक ऐसा रहता था कि इस बार उससे ऊपर करना है, इससे बढ़िया लाना है, और जिस बार कम होता था तो वैसे ही घर वाले के डांट है, इससे खुद को ही होता था कि इस बार तो पढ़े नहीं, पढ़ना है इससे अच्छा। मेरे को कभी पेपर से मैटर ही नहीं करता था, मेरे को तो हमेशा पहले वाले से बेटर करना होता था, स्कोर तो बढ़िया होता था तो वैसे ही एनर्जी रहती थी कि इससे बढ़िया करना है और स्कोर हो सकता है। जैसे मेरे को घर पर मम्मा बोलती थी कि तेरा 670 हो गया, माइनर में 680 है, इतना स्कोर कर लिया तो इस बार देखो ये गिफ्ट, इतना पैसा, इतना वो पॉकेट मनी जैसे बोलते हैं, इस बार देखो एक ड्रेस में गई। वैसे तो जरूरत के टाइम पर सभी देते थे, लेकिन वो एक मेरे लिए ऐसे मिलता था कि हाँ ये अवार्ड हो जाएगा इस पेपर के। मैं कोशिश भी करती थी उसके अकॉर्डिंग ही, कम आ जाता था तो वैसे ही गुस्सा होते थे घर वाले, तो उसके लिए तैयारी से ज्यादा बेटर करनी होती थी। अगला क्वेश्चन मेरा है, जैसे कि अपन क्लास से जा रहे हैं, कोचिंग रेगुलर ले भी रहे हैं, ठीक है, माइनर भी दे रहे हैं, खूब पढ़ भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, माइनर चलो ठीक ठाक चल भी रहे हैं, कभी अच्छा भी जाता है। क्लास और पूरा क्लास, या जैसा मैं हमेशा बच्चों से डिस्कस करता हूँ क्लास के अंदर भी, क्लास के अंदर भी जैसे सामने जो बच्चा बैठा है उस बच्चे के अंदर क्लास के अंदर भी ऐसी क्या चीज हो, उसकी तरफ से क्या एफर्ट हो, क्या अप्रोच हो, क्लास का कहते हैं ना मीनिंग निकले, क्लास का मजा आ जाए। वो मजा सर, आप जब क्लास में इंटरेस्ट लेते हो ना तो नेक्स्ट डे जाने का मन करता है। कई बार रिपीटर्स में मैं तो यही देखा है मैंने, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे तो कई बार मैं मजाक में बोल देती थी, कोई बात होती थी कि 2 साल में यही तो देखा है फिक्र में, 1 साल फिक्र में यही तो देखा, फिर बोलते थे 2 साल 3 साल, जैसे मैं वो वर्ड यूज करती थी, मेरा मजाक में बोल देते, वो बोलते थे धीरे बोल, बेइज्जती क्यों करी है 2 साल। मैं कहा 2 साल किया है तो सब बेइज्जती फील नहीं होनी चाहिए। जैसे साथ अब वो फ्रेंड्स हैं, एक का तो शायद 580 के आसपास है, एक का 600 प्लस है, उसका तो है, लेकिन वो शर्म जो आती है ना वो नहीं आनी चाहिए। क्लास में बैठे हो तो आपको पास आ रहे हो, उसे खुल के बताओ ना इतना साल ड्रॉप किया है, कोई दिक्कत नहीं है, नया सीखने के लिए आ रहे हैं। और लगभग रिपीटर, अगर आप रिपीटर बैच में बैठे हो तो 7 साल आपका रिपीटर ही होगा, ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं। हो सकता है 2-5 नंबर कम ज्यादा हो, वही बात है, नॉलेज हो सकता है आपके पास उससे ज्यादा हो, नंबर मैटर नहीं करता।
नहीं, ये बात कर आपने अच्छी कही, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, अभी उस क्वेश्चन का आंसर बाकी है वंदना। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्लास नहीं, क्लास के अंदर कहते हैं ना कि वो अपने आप को खपा दे, भूल जाए कि बस टीचर है, सामने बोर्ड है और बस मैं हूँ, इसके अलावा चौथी चीज कुछ है ही नहीं। मतलब क्लास की जो शार्पनेस बच्चे में होनी चाहिए, बोर्ड पर उसका फोकस करने का तरीका, टीचर का कहते हैं ना एक एक लेटर वो हाथों हाथ वही उसको कहते हैं ना बिल्कुल एब्जॉर्व कर जाए, उसको खा जाए, ग्रैस्प कर जाए, अपने आप को कहते हैं ना खपा दे क्लास के अंदर। मतलब क्लास की कंसंट्रेशन, क्लास वर्क, क्लास की एफिशिएंसी, क्लास लेना और एक एफिशिएंट क्लास लेना, क्लास लेना लेकिन पूरे मन से क्लास लेना। तो पूरा क्लास में जाने से भी एक रिपीटर सही होता है कि नोट्स है, सेम टीचर पढ़ाए अगर आप सेम कोचिंग में तो ये होता है कि इन सर का नोट्स है, घर पे देख लो, वो बच्चा नोट नहीं करता तो वो अपने आप नोट नहीं करेगा तो बाजू वाले को डिस्टर्ब करेगा, कुछ तो करेगा, कंसंट्रेशन वही भी नहीं बनती। तो आपके पास नोट्स हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता, क्या होगा 10 रजिस्टर वो यूज हो जाएंगे एक साल में, कितना कर लोगे, 10 पेन यूज कर लो, 20 कर लोगे, क्या मैटर करता है। जब आपने ड्रॉप ही ले लिया, एक साल वेस्ट ही कर दिया उस चीज के लिए, वेस्ट नहीं बोलूंगी, ये बोलूंगी कि उसको आप इफेक्टिवली यूज करो ना, जो टाइम दिया है तो आप उसको नोट करने की एक आदत कि प्रॉपर नोट्स मेरे को तो दोबारा बनाने हैं, सर के हैं वो कोई काम नहीं आएंगे, वो साइड में रख दो, मेरे को तो नया नोट्स प्रिपेयर करना है सर का। तो क्लास में नोट्स फिर आप जैसे जिस दिन ये मन होगा ना कि आज क्लास नहीं लेते, आज वाला कंटेंट आता, फिर ये रहेगा यार आज का फेयर नोट्स अगर रह गया तो कल डबल वर्क करना पड़ेगा। तो एक तो वो हो जाता है कि नोट्स के चक्कर में बच्चा आने लगता है, कोचिंग में कंटिन्यूटी बन जाती है कि हाँ नोट्स बना रहा हूँ मैं, नोट्स जब बनाओगे लिखोगे तो आदत होगी आपकी कि हाँ सुनोगे भी, कंसंट्रेशन बनेगी, बिजी भी हो जाएगा, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा, दूसरे को भी नहीं करेगा, बाजू वाला कर भी रहा है तो बोला नहीं मेरा नोट्स रह गया, मेरे को नोट्स बनाना है। और लगभग रिपीटर्स की आदत होती है नोट्स नहीं बनाते। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है बच्चों, जैसा हम देखते भी हैं कि जैसे मान लो कोई 3 साल का ड्रॉपर है, उसने 3 अलग अलग कोचिंग के अंदर नोट्स बनाए हैं, और अगर वो 34 साल की नई कोचिंग गया है तो वो बेटा क्या करता है कि वो 3 साल के जो नोटबुक है ना उनको लेके जाता है, और जो इस बार 34 साल जो सामने टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी बात से कनेक्ट होना तो छोड़ो, उससे सीखना तो छोड़ो, वो जो 3 साल की अलग अलग नोटबुक उसने वो जो कॉपियां इकट्ठी की है, ठीक है नहीं है, उन कॉपियों से उसको उनको कंपेयर करता रहता है। इन्हें लिखना छोड़ो, उनसे सीखना छोड़ो, मतलब उल्टा उनको कहते हैं ना, उनको हमेशा मतलब यूं बहाने ढूंढता है, वो टाइम ढूंढता है कब मैं इनको उलझाऊं, कब मैं इनको फंसाऊं, और वो उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाता है। मतलब कुल मिलाकर जैसे मैं मेरी डायलॉग में बोलता हूँ, वो सीखने नहीं सामने वाले टीचर को सिखाने आता है, इसलिए ना तो वो उनकी बात को सुन पाता है, ना उनसे समझ पाता है, ना उनसे कोई एक्स्ट्रा नई चीज, या हो सकता है आपको 3 साल आपने तैयारी की है तो आपको नॉलेज आ रहा है, ठीक है, आपके 3 अलग अलग नोटबुक में वो नोट भी है, सर का दोष नहीं है, सर को नीट का सिलेबस है वही पढ़ाएंगे, उससे कहाँ बाहर जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि 3 साल तुझे 3 जगह वो चीज ना मिली हो जो अगले की स्टाइल के अंदर है, ठीक है, अगला पढ़ाएगा वो, लेकिन हो सकता है वो 3 नोटबुक से भी ज्यादा सिंपल आपको कर दे, कंसाइज कर दे, बहुत इजी कर दे, कोई और ट्रिकी कर दे और उसको अप्रोचफुल कर दे। तो वंदना ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि वो 3 साल की आपकी नॉलेज और वो नोट्स साइड में कर दो, आप अपने आप को 0 मान के बैठे कि सर जो बोल रहे हैं वो सारी चीज सुनूंगा, और नोट्स जरूर बनाए। लेकिन आप चाहे कितना भी पढ़े हैं, कितना भी आपका स्कोर है, कितना भी आपको आता है, लेकिन जब तक आप अपने आप को 0 से वापस स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप कनेक्ट सामने वाले से नहीं होंगे। आप नोट्स बनाओगे तो आप बिजी रहेंगे, आपको क्लास में इंटरेस्ट भी आएगा, और क्लास का हर पल, हर टाइम, हर सेकेंड कंज्यूम होगा, यूटिलाइज होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आप उस एनवायरमेंट के अंदर एकदम कहते हैं ना, एकदम आपके और उसके बीच में, सिस्टम के बीच में रेजोनेंस आ जाएगा, आप उसके अंदर एकदम समा जाएंगे। और वो बहुत जरूरी होता है कि आप सिस्टम के अंदर है, क्लास के अंदर है, लेकिन क्लास के अंदर आपका टीचर के साथ उस टॉपिक के ऊपर इन्वॉल्वमेंट कितना है। कुल मिलाकर के ओवरऑल मैं वंदना कहना चाह रहा था कि क्लास में बैठना ही कुछ नहीं होता, क्लास में सर के साथ जो भी फैकल्टी, उस फैकल्टी के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, आप कितने चीजों को हाथों हाथ एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। जैसा दो अपन डेली क्लास लेते हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि क्लास के बाद उस क्लास को रूम पर जाकर रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जैसा होता है, जैसे अपनी 1.5 घंटे की क्लास चलती है,
जो भी फर्क बताना। अपने 1.5 घंटे की क्लास को जब आप हॉस्टल में जाते हैं तो वापस जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको कितना मिनट लगता है रिवाइज? 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट। सिर्फ डायलॉग पढ़ने होते हैं जो आपके रहते हैं कि हाँ ये है, फिर उसके बाद में सीधा कॉपी बंद की और दीदी जैसे बोलते हैं कि हाँ एक बार 2 मिनट के लिए बस रिकॉल करना है कि आज हमने ये पढ़ा है, डीपीपी उठाई और सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और इधर आओ नजदीक कैमरे की तरफ। देव कह रही है कि 1.5 घंटे की क्लास को मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। ये तो मैक्सिमम बताया नहीं, अपना रिकॉर्ड रहा है पिछले हर साल का कि 1.5 घंटे की क्लास को, वंदना तुम्हें भी पता है, घर पे जाकर मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। उसका रीजन वंदना भी है और देव भी है, दोनों ने आप क्लास देखी है। ऐसा क्या है देव जो आपको इतना कम टाइम में वो 1.5 घंटे की क्लास को आप पूरा वहां जाके कंपाइल कर लेते हो? उस टाइम पे जब सर पढ़ाते रहते हैं तो वो 5 मिनट का भी इधर उधर फोकस नहीं होता है, तो पूरा टीचर पे फोकस रहता है कि हाँ अब सर क्या बोलेंगे और क्या हमको सुनना है, वो पूरा मैटर करता है। इसीलिए वो वहाँ पे जाके कॉपी खोलने की भी वो नौबत नहीं आती है, तो उसको कॉपी को साइड में रख के एक बार देखना होता है इस तरह से कि हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि बाद में भी जब पेपर आता है तो भी उसमें पता रहता है पहले से कॉपी खोलने से कि यहाँ पे सर ने ये पढ़ाया है और वो टॉपिक पहले ही रिलेट होते रहते हैं, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन भी कुछ मैटर करते प्रैक्टिस। अपनी डेली की आदत है कि जैसे मुझे जो भी नोट करवाना होता है, जो भी सिखाना होता है, वो कंसेप्ट, वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस आधा मैं बोलता हूँ और आधा बोलकर मैं चुप हो जाता हूँ और आगे आप पर छोड़ देता हूँ और पूरी क्लास एक साथ चिल्ला करके आंसर देती है। इन उससे कहीं आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर होता है, आप इधर उधर बिल्कुल नहीं होते। दूसरी चीज आपके मन में ये भी नहीं चल रहा होता है और फालतू की बात की यार मेरी इतनी साल खराब हो गई, आगे क्या होगा। फिर जो डिप्रेशन कहते हैं, फालतू की चीजों में जो आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, एंगेजमेंट होता है, वो चीज वहां से निकल कर और सारी की सारी कहाँ पर लग जाती है, टॉपिक पर लग जाती है। तो कुल मिला के ये कहना चाहेंगे कि क्लास के अंदर टीचर के साथ इंटरएक्शन, प्रेजेंस है ना, क्लास के अंदर मेंटली जो प्रेजेंस है वो बहुत जरूरी होती है। फिजिकली अपने आप को वहां ले जा करके अपने शरीर को बिठा देना वही क्लास में आना नहीं होता। क्लास में आने का मतलब आप क्लास के अंदर कितना कंसंट्रेट है, कितना वहां पर मेंटली प्रेजेंट है, कितना टॉपिक के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, दोनों मिलकर के टॉपिक तैयार करते हैं। टीचर अकेला बेचारा जान लगा दे तो भी कुछ नहीं हो सकता। टीचर की मेहनत, टीचर की ईमानदारी पूरा 50% होता है। टीचर जिस इंटरेस्ट से, जिस हार्डवर्क से टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता है, मैं हमेशा बच्चे से कहता हूँ कि टीचर से कहीं 10-20 गुना ज्यादा इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट किसका होना चाहिए? बच्चे का होना चाहिए। इसके बाद जैसे मैं अगला क्वेश्चन वंदना से चाहूंगा स्टूडेंट की तरफ से कि वंदना अपन सारी की सारी बातों को कंसाइज करें। ओवरऑल वो 5 पॉइंट या वो 10 पॉइंट जो साल भर तैयारी करने वाले बच्चे के पास होने चाहिए, उसके दिमाग में होने चाहिए, जिनसे वो आराम से साल भर तैयारी करते समय ना परेशान हो और सिलेक्शन भी ले जाए। पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट। एक तो जैसे कि सर अपन को ये रहता है कि क्लास में अपन जाते हैं, या तो बच्चा बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स में एंगेज हो जाता है या बिल्कुल ही कनेक्ट हो ही नहीं पाता, डिस्कनेक्ट रहता है कि नहीं मेरे को तो बस पढ़ना है, फोकस करना है। वो जो स्टार्टिंग में होता है महीने 2 महीने वाला, नहीं इस बार तो नीट में पता नहीं क्या ही करना है, तो किसी से वो कनेक्ट होता ही नहीं है। वो बहुत जरूरी है आप कनेक्ट हो। मेरा भी था थोड़ा, मैं कम ही बोलती थी, लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे मेरा पेपर आते मैंने चेक किया तो नेक्स्ट डे मेरा क्लास में जाके क्या होता था, मेरा तो कितना भी हो, मैं पूछने की ये कोशिश रहती थी साइड में जो है उसका कितना स्कोर है, तो उससे एक कॉम्पिटिशन अपने आप ही बन जाता है। और सिर्फ पेपर का ही नहीं, मेरा तो जैसे कुछ याद करना है, पेपर से पहले भी जैसे सिलेबस पता है तो ये वाला सिलेबस हो गया, ये कर लिया, नहीं तो ओजे में बात करो ना करो ये जरूर पूछ लेती थी साइड वाले से कि ये कर लिया, नहीं किया है तो कितना कर लिया, क्या कर। मेरा थोड़ा कम ही रहता था, मेरा सिटिंग पावर कम था, तो मैं जैसे थोड़ा किसी दिन आधे घंटे 1 घंटे भी एक्स्ट्रा कर लिया ना, तो दूसरे दिन ऐसे क्लास में कि हाँ कर लिया, बहुत आज तो ज्यादा किया। लेकिन जैसे साइड वाले से जाके पूछा और उसने आपसे ज्यादा बता दिया कि नहीं मैंने तो इतना कर लिया, इतना टाइम ज्यादा, क्योंकि बच्चों की सिटिंग पावर होती है ज्यादा ही थी। मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी सबसे कम रहती थी सिटिंग पावर, तो वो जैसे बताते मेरा ऐसा होश से उठ जाते कि इसने 6 घंटे कैसे कर लिया, मैं 3 घंटे में मैं ऐसा हो जाती हूँ कि 3 घंटे कर लिया। तो वो रहना चाहिए, साइड वाले से कंपटीशन की बात को बताए कि नहीं मैंने तो इतना कर लिया है। और दूसरा ये टीचर के साथ कनेक्टिविटी उतनी
जितनी जरूरी है जितने बच्चे के साथ, आपकी साइड वाले से भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो दूसरा ये रहता है कि आप क्लास में तो आ जाते हो, कोई मतलब नहीं रहता क्लास में अगर आपने नहीं पढ़ा है। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सर ने पढ़ा दिया बस घर पे जाके पढ़ लो, नेक्स्ट डे सर क्या करवाने वाले हैं उसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर होके कि नेक्स्ट डे जैसे सर क्वेश्चन करवाएं तो उन क्वेश्चन का खुद से आंसर करो, खुद से सब। इतना टाइम टीचर्स देते हैं 1-2 मिनट का कि आप उस क्वेश्चन को देख लो, रिपीटर हो तो आपको ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई करोगे तो पता चलेगा गलती कहाँ की है। एक आप जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस चैप्टर के बाद 2 या 3 पेज गैप रखना चाहिए, उसमें आप या तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गलत है वो ऐड करो। इधर उधर नई कॉपी बना लेते हो, कहीं नोट कर लेते हो, वो कॉपी लास्ट टाइम पे नहीं मिलती, मिलना वही होता है जो आपने पूरी साल में नोट्स बनाया है। लेसन जैसे हमेशा कहता हूँ, लेसन खत्म हुआ उसके बाद 2-3 पेज गैप, बिल्कुल इसमें अपन कह सकते हैं कि उस पूरे के पूरे लेसन का वापस जूस निकाल दो, बिल्कुल उसका पूरा निचोड़ बहुत कंसाइज आप इकट्ठा कर लो। एक जैसा अपन हमेशा करते हैं कि उस पेज के अंदर जो मेन माल मसालेदार बात है उस पेज के टॉप पर ले लो, ताकि आप चाहे पेज मत पढ़ो लेकिन टॉप पढ़ लो तो पेज का काम हो गया, तो नोट्स और कंसाइज हो जाएंगे जब एग्जाम बहुत। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर जैसा भरते भी अपन भरा भी है कि पेज की जो मेन क्रीम बात है उसको कहाँ ले लेते हैं, पेज के टॉप पर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन आप नीट के पेपर देने के लिए घर से निकलो 1-2 घंटे पेरेंट्स के साथ, और गाड़ी में बैठकर आप टेस्ट सेंटर की तरफ जा रहे हैं और सपोज आप घंटे भर ट्रेवल करके जा रहे हैं, तो घंटे भर के अंदर वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है, क्योंकि उस समय आपकी स्पीड, कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट उसका तो कहना ही क्या है, क्योंकि सामने अभी टारगेट है तो कंसंट्रेशन भी पूरी होती है, एकदम दिमाग शार्प होता है, ठीक है। और उस समय आप बहुत कंसाइज चीजों को बहुत फास्ट पढ़ लेते हैं, तो पूरा सब्जेक्ट जो लोग साल भर तैयार नहीं कर पाते वो अपन 1 घंटे के अंदर भी पढ़ सकते हैं। और मेन माल मसालेदार बात है, क्वेश्चन मेन माल मसालेदार बातों से आते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है कि उस 1 घंटे ताजा पढ़ के गए हैं, भूलेंगे भी नहीं। उस 1 घंटे के अंदर अपन जो पढ़ के गए, कई बार ऐसा भी हुआ है, स्टूडेंट ने ये भी कहा है, अगर आपकी कॉपी लेके घर से निकले 1 घंटे पढ़े, इतने टेस्ट सेंटर आ गया और वो जो टॉप पढ़ के गए उसी में से सारे क्वेश्चन। इस बार भी था जैसे ऑर्गेनिक 18 क्वेश्चन थे, लेकिन मिताली जैसे ही आई 5:30 बजे में उसका सेंटर सीकर ही था, पास था, तुरंत आ गई। आते उसने कहा कि सारे के सारे सर 18 के 18 क्वेश्चन मेरे राइट है, लेकिन अगले में पहले भी कॉन्फिडेंट और कि सर सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अपने नोट को छोड़ो, जो पेज के सर आपने टॉप लिखा है उसी में से। तो ये बात वंदना कहना चाह रही थी कि आप हर लेसन के बाद में कुछ पेज खाली छोड़ें, और सब कुछ आपने कर लिया, उसको पूरा डेप्थ में कर लिया, बहुत वाइड कर लिया, डिटेल में कर लिया, लेकिन उन पेजेस के अंदर आप उसको बहुत कंसाइज कर लें, क्योंकि चीजें वाइड करने से और डेप्थ में जाने से चीजें याद नहीं रहेंगी। याद बहुत जो आपने कंसाइज किया है, अपनी स्टाइल में जो आपने चीजों को कहना थोड़ा मरोड़ा है, चीजें वो याद रहती है। अपने डायलॉग्स के अंदर उनको आप लिखें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने हर लाइन पर डायलॉग डिलीवरी कर रखी है, बच्चे की लैंग्वेज में डायलॉग बना रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये मेरे अलावा भी और इजी डायलॉग हो सकता है, तो आप उसको अपनी स्टाइल में कन्वर्ट करो, क्योंकि एग्जाम तक कभी भी लिटरेचर वाली लैंग्वेज याद नहीं रहती। लैंग्वेज हमेशा कौन सी याद रहती है? वो याद रहती है जो हमने हमारी स्टाइल में उसको बनाया है, हमारी स्टाइल में जो हमने याद किया। और कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट बनना? जो सर मैंने अभी बताया कॉन्फिडेंस का, अभी मेरे को याद आ रहा है, मेरे पेपर से पहले था, 1 दिन पहले पापा आ गए थे, जैसे पापा साथ ही रहते, लेकिन नेक्स्ट डे मेरा सेंटर बाहर था, तो पापा आए थे, तो रात को मैं वो लास्ट के 2-3 महीने में मैंने सिलेबस कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर लिया था। फिर भी लास्ट में मैंने रैक से सारी बुक्स जो नोट्स थे मेरे रजिस्टर वो निकाल ले। मेरे पास ये भी नहीं था कि मैं टेबल तक मेरे बेड तक जाऊँ, वहीं पे नीचे बैठ के मैं रैक में और मैं से पेज पलट रही हूँ, ये टॉपिक हो गया, ये बुक बंद करके रख दी। पेज भी ऐसे करी थी कि हाई स्टार्ट होगा, कौन सा टॉपिक है वो साइड में कभी पापा जैसे रूम में आए बेटा क्या करे, मैंने कुछ नहीं बस देख रही हूँ क्या क्या कर लिया। तो उस चीज से भी वो रजिस्टर जैसे साइड में किए ना, जैसे कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ चैप्टर तो केमिस्ट्री तो हो गई पूरी। फिर जैसे फिजिक्स का साइड किया कि हाँ फिजिक्स हो गई, तो एक आधा टॉपिक था कि कम आ रहा है, वो रजिस्टर साइड में किया, वो नेक्स्ट डे या शाम को जैसे टाइम मिला उस दिन कर लिया। तो कॉन्फिडेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस हर बच्चे को अलग अपनी चीज से आता है। आपको किस चीज से आता है? मेरा तो यही था कि जैसे मैं खुद को बोलती थी, एक माइंड में सेट होता है कि जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा अगर बोल के खुद की आवाजें सुनते हैं तो हमें जाता है कि मैसेज हाँ ये काम करना है।
मैं तो रूम में अकेले भी थोड़ा टाइम पास हो रहा है, इधर उधर कुछ करती थी तो बोल लेती थी, सब बंद कर, ये काम करना है, ये सब बंद कर, ये टॉपिक शुरू करना है। खुद से बातें हाँ, करना खुद से बातें करना वो बहुत जरूरी है। जरूरी होता है। आदमी खुद को महसूस तब खुद को करता है, महसूस करता है, बिल्कुल। खुद से जुड़ के बात करता है। एक बोलते हैं कि रात को सोने से पहले आपने क्या किया दिन में, वो वाली मेरी आदत नहीं बनी। अगर बनती आपकी अच्छी बात है कि दिन में आज आपने क्या पूरे दिन का हिसाब किताब लेकर के सोना, कहाँ गलत है, कहाँ टाइम पास किया, कहाँ अच्छा किया तो खुद को खुद अप्रिशिएट भी करो कि वाह ये ना दो वहाँ तूने बहुत जबरदस्त उसे घंटे बहुत जबरदस्त लेकिन परफॉर्मेंस वो रात वाला तो ये है ना कि फोन हाथ में रहता है, तो आजकल तो लगभग सबकी आदत है कि लास्ट टाइम तो फोन का ही साथ रहना है सोते टाइम। तो मेरा तो फोन हाथ में रह जाता था, तो लास्ट वाला तो नहीं बनता था, लेकिन दिन में ये रहता था कि मैं बोल लेती थी खुद से क्या करना है। वंदना, आप लास्ट ईयर साथ रहे, हमारे तैयारी करी क्लास में, कोचिंग में, उसके बाद अपनी टेस्ट सीरीज चली, उन सब चीजों का आपके सिलेक्शन में, आपकी रैंक में क्या मतलब हेल्प मिली? मतलब रियल बताना, अपन साथ हैं उस हिसाब से कोई बड़ाई वाली बात नहीं, स्टूडेंट्स को रियल बताना आपकी कितना बेनिफिट मिला आपको। जो स्टार्टिंग से अभी तक बोल रही हूँ वही बात है कि आप क्लास में कंटिन्यू आ रहे हो तो आप नोट्स बनाओगे तो बिजी रहोगे। बिजी रहने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्ट, कुछ बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, 8-10 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन वो 8-10 घंटे ऐसा पढ़ लेते हैं कि जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उसको 3 घंटे दोबारा दे दिए उन्होंने, तो 3 घंटे में खुशी तो मिलती है कि 3 घंटे प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, प्रोडक्टिविटी 0 है। जो पढ़ा था वही दोबारा पढ़ा, जो आ रहा था उसको क्या बना। उसमें अगर आप 1 घंटा कुछ नया पढ़ लेते हो जो कम आ रहा है वो प्रोडक्टिव है 1 घंटे वाला। तो कई बार ये होता है कि घर पे भी ऐसे दिखाना था, इतनी देर पढ़ लिया, जैसे घर पे रहते हैं साथ में, तो मम्मा 8 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, इतना पढ़ लिया, लेकिन क्या पढ़ा वो तो हम बताते ही नहीं है। तो क्या पढ़ा वो खुद से ही बताना होगा ना क्या पढ़ा है। तो आप ये करो कि आप नोट करो, एक तो जो टॉपिक है उनको नोट करो, जो पढ़ लिया उससे टिक करो, कट करो, कुछ भी करो, जो नहीं पढ़ा उस पर फोकस होना चाहिए। आप जनरली सबकी आदत है, जो चीज हमें आती है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, आती है वो इजी रहता है ना, और हमें तो टाइम देखना, इतना टाइम पड़ा है तो जो आता है उस पर दोबारा लेके बैठ जाता है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिविटी 0 है उस चीज की। बिल्कुल। एक जैसे वंदना तुमने बहुत बड़ी बात की, जैसे मैं हमेशा देर से पूछो, हमेशा डेली क्लास में बोलता हूँ, मतलब आप मेहनत करो, अच्छा करने की कोशिश करो, खूब पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा करो, लेकिन उस चीज का लोड भी मत बनाओ, जितना मतलब तो बवंडर मत बनाओ। वो चीज आपके ऊपर यूं हमेशा मतलब एक बर्डन की तरह नहीं रहनी चाहिए। मैं मुझे कहता हूँ तैयारी खूब करो, मेहनत खूब करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करो, माइनर के अंदर खूब अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, लेकिन उस चीज के अंदर आपको बर्डन फील नहीं आना चाहिए, उसका प्रेशर नहीं आना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, आपके चेहरे पर। जैसे मैं मुझे कहता हूँ कि बिल्कुल एकदम उस चीज का एंजॉय कीजिए आप, जैसा हमेशा मेरा डायलॉग होता है, डायलॉग एकदम चिल रहे। आपने भी बहुत बड़ी बात कही कि बहुत ज्यादा ओवर सिंसियरिटी भी ले मरती है। मेरा तो जैसे पेपर होने के बाद जाती थी तो मम्मा जैसे नेक्स्ट डे, एक दिन तो मेरा फ्री होता था, पेपर वाले नहीं, नेक्स्ट डे भी फ्री होता था, बस क्लास में कर लिया, घर पे नहीं जाते थे। तो मैं तो मम्मा बोलती थी पढ़ना नहीं है, कल पेपर हो गया, बस फाइनल था, क्या पढ़ ले। तो मैं होता था मम्मा एक डायलॉग, वीकेंड आज तो वीकेंड संडे का जैसा माइनर होता था, मेरा वीकेंड मंडे का रहता था कि आज नहीं करना। तो ऐसा लगता था पेरेंट्स को ये टाइम वेस्ट है, लेकिन उस चीज से मेरे को एनर्जी मिलती थी कि ये एक दिन जो मैंने वेस्ट कर लिया ना, वो मेरे को एनर्जी देता था पूरे वीक में तो सिंसियरली वर्क करना है, कंटिन्यूटी बनती थी उसके बाद। तो आप स्टार्टिंग में कर लेते हो 8-9 घंटे 11 घंटे कर लेते हो, कंटिन्यूसली पूरा वीक कर लेते हो, लेकिन एक साल मिलता है अपन को तैयारी के लिए पूरा। एक साल मान लो आप 10-11 महीने कुछ टाइम कम हो गया, जैसे शिफ्ट हो रहा है नहीं, लेकिन फिर भी 10 महीने भी मानते तो 10 महीने इतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप उसी एफिशिएंसी के साथ पूरी साल कर लो। तो बीच में आपको गैप भी बहुत जरूरी है, मस्ती भी करनी पड़ेगी। जैसे मैं कहता हूँ कि बदमाशियां भी रखो, शरारत भी करो, अपने अंदर जिम्मेदार बनो, समझदार बनो, लेकिन बहुत ज्यादा भी मैच्योर अभी मत बनो। अभी बच्चे ही हो, तैयारी कर रहे हो, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बचपना भी रहना चाहिए, नादानियां करो, शरारतें करो, वो बचपन को जिंदा रखो, लेकिन उससे आपके अंदर जो कहते हैं ना डिप्रेशन, चीज की टेंशन, नीट का प्रेशर, वो कभी फील नहीं होगा। अपने आप को जितना ज्यादा मासूम छोटा सा बच्चा बनाए रखोगे, शायद आपका कंसंट्रेशन शार्पनेस ज्यादा रहता है। आप अपने आप को जितना बड़ा बूढ़ा समझदार बना लोगे, तो शायद आपको चीजों का बर्डन, प्रेशर ज्यादा फील होगा। तो तैयारी करें, मेहनत करें, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर सिंसियरिटी भी कोई काम की नहीं होती है, वो फालतू बात, फालतू चीज भी ले मरती है। तो बचपना आपके अंदर रहना चाहिए, बदमाशियां रहनी चाहिए।
अगली बात, जैसे इस बार हर बार की तरह इस बार तो वंदना बहुत भयंकर हंगामा ही है, तुम्हें तो उस चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला भी है। तुम लोगों ने पेपर देने के तुरंत बाद आए, अपना जब पेपर सॉल्यूशन चल रहा था 17 जुलाई को की फॉर्मेशन की अपन बना रहे थे, तब आपने कहा कि तो अपने प्री नीट चले, जब तुम्हारे जैसे 17 को तुम्हारा पेपर था, अपना 15 तक अपने प्री नीट चले। अपने यहाँ सभी टीम, पूरी की पूरी टीम एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, क्लास में एनसीईआरटी मंगाते हैं, लाइन टू लाइन अंडरलाइन करवाते हैं, डेली ये काम चलता है। इन अपने माइनर यहाँ की पैसेज 100% प्रोसेस होती है सभी पूरी टीम की एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो। लास्ट के जो नीट के पहले से जो कुछ पेपर्स होते हैं वो तो एकदम 100% ही एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए उनसे क्वेश्चन एज इट मिलते हैं, हर साल इस बार भी मिले हैं। तो उसका कितना बड़ा बेनिफिट मिला वंदना? जो सर अभी एक वर्ड यूज किया था ना, ये नीट में स्पून फीडिंग है, टीचर आपको सब कुछ तैयार करके देते हैं। नीट का पेपर पूरा सीन आना है, ये नहीं है कि कुछ हम एकदम मुश्किल से अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो, वरना टीचर्स एक्स्ट्रा में भी इतना करवा देते हैं, एनसीईआरटी आपको भी इतना करवा देते हैं कि आपको जो पेपर में आना है थोड़ा बहुत लिंक हो रहा है। अब बच्चे बिल्कुल ही आउट ऑफ करने लग जाता है तो उसका मतलब रहता नहीं है। जो कंसाइज करके पढ़ लो उस टॉपिक को, उस चीज को बार बार पढ़ लो, वो ज्यादा मैटर करेगी। उतना टाइम में आप हार्ड वर्क, वही है ना, बच्चा ज्यादा टाइम देता है लेकिन बहुत सारी इधर उधर के दुनिया भर के पढ़ लेता है, वो आना नहीं होता दुनिया भर का। तो जैसे सर ने बताया कि अगर आप ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लगा पाते हो, टॉपिक कर लिया, तो उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसा नहीं है नया क्वेश्चन बन जाना, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनना है, जैसे इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में देखे तो आपको फार्मूला याद रहना ज्यादा जरूरी है, नहीं कि उसमें क्वेश्चन हाँ एक दो थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो एक चैप्टर का होना भी चाहिए कि आपको ये लगे फार्मूला कैसे पुट करना, थोड़ा समझ में भी आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फार्मूला पढ़ने से काम करो, तो उसके लिए आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो कम से कम PYQ तो लगा लो, और जो क्लास में नोट्स करवाए वो क्वेश्चन लगा लो ऐसा नहीं तो। जैसे पिछले 7-8 सालों से मैं नीट के पेपर से 15-20 दिन महीने भर पहले करीब जितने बन जाते हैं हर साल मेरे से, कभी 150 कभी 200, इस बार अपने थे 225, तो फाइनल स्टॉक के नाम से वो मैं बुक लॉन्च करता हूँ। इस बार भी अपन ने बुक लॉन्च करी, वो सारा कलेक्शन एकदम हर साल न्यू होता है और पूरे साल एनसीईआरटी की लाइन को डील करके मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, वो कलेक्शन होता है। मतलब मेरा साल भर क्लासेज, माइनर, उन सब के अलावा एक बहुत अलग से मेरा वर्क होता है, अप्रोच होती है एनसीईआरटी पर। इस बार भी अपन ने आपको दी, वंदना लॉन्च करी, उसका कोई बेनिफिट मिला आपको? बिल्कुल, वो सर वही होता है ना कि उस चीज का आप कर लो तो वो 200-250 क्वेश्चन है, आपको पूरा चैप्टर नहीं बोलो पूरा सिलेबस मिल जाता है, तो वो 200-250 क्वेश्चन अगर आपके लग रहे हो जाते हैं तो वही लास्ट में एंड बात ही आती है कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर वो कर लेते हो तो कि हाँ पूरा सिलेबस कवर हो गया है। तो ओवरऑल सारी बातों को अगर कंसाइज करें तो वंदना ने आपसे कहा है कि सबसे पहले आप रेगुलर रहें, क्लासेज में आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, टीचर के साथ बहुत ईमानदारी से टॉपिक के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आप मेहनत करें, हार्डवर्क करें, सिंसियर रहें, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर सिंसियर भी ना रहें। आपकी जो बचपन की नादानियां हैं, शरारतें हैं छोटी मोटी, वो भी चलती रहनी चाहिए। एनसीईआरटी ओरिएंटेड आपको वर्क करना चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन से डिजाइन क्वेश्चन पर आपको काम करना चाहिए। लेसन कंप्लीट हो उसके बाद आप नोट्स बनाएं, ईमानदार से बनाएं, तो आपको कितना भी आता हो उसके बाद में आप 2-3 पेज खाली छोड़ें, उसमें उस लेसन का वापस बहुत कंसाइज ब्रीफिंग कर दें, उसका निचोड़, उसका जूस निकालें। पेज के अंदर जो सबसे कहते हैं ना, इस पेज के अंदर सबसे दमदार लाइन क्या है, उस दमदार लाइन को पेज के टॉप पर लें। लास्ट के अंदर एग्जाम से 1-2 दिन पहले हर सब्जेक्ट की नोटबुक ना पढ़ें, नोटबुक का केवल पेज का टॉप पढ़ें। ये आप एनसीईआरटी में भी करें, एनसीईआरटी के पेज को पढ़ें, पेज को पढ़कर उसका बार बार रिवाइज करें, रिकॉल करें और खुद सोचें कि इस पेज के अंदर सबसे जबरदस्त लाइन क्या है, उस लाइन को उस पेज के टॉप पर लें। साल भर अपने आप को एकदम मस्त रखें, चिल रखें, ये न खूब पढ़ें, खूब खाएं पिए, खूब मौज मस्ती भी करें और जहां भी रहे, जिस सिस्टम के अंदर रहे, लेकिन उस सिस्टम को बहुत ऑनेस्टली 100% आप फॉलो करें और एकदम आप रेगुलर रहें। माइनर में अप डाउन चलते हैं, कई बार हम लोग माइनर बहुत टफ कर देते हैं, कई बार हल्का इजी डल जाता है, तो आप माइनर के स्कोर से बहुत ज्यादा अच्छा आता है तो आप प्राउड फील ना करें।
बहुत डाउन चला जाता है तो आप डिप्रेस ना, अपने आप को कमजोर ना समझें। इन सब बातों को लेकर के अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जैसा ही आपके अंदर से बहुत कॉमन सा एक स्टूडेंट वंदना झुंझुनू से हमारा ये 670 कर सकती है। 670 स्कोर वंदना अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर होता है। पूरे ऑल इंडिया के अंदर 500 रैंक ये एक बड़ा स्कोर होता है। इन चीजों की दम पर जब वंदना 670 कर सकती है तो आप 670 कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आप इन चीजों को पूरे साल भर अपने ध्यान में रखें, इनको फॉलो करें और टाइम टू टाइम इसी तरह के बहुत कॉमन से, बहुत रूरल एरिया से, बहुत सिंपल फैमिली से, बहुत सिंपल बैकग्राउंड से, वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत सिंपल रह करके और बहुत अच्छा वर्क करके अच्छा स्कोर कैसे लाया जा सकता है, ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट से आपको बार बार टाइम टू टाइम आपके मोटिवेशन के लिए, गाइडेंस के लिए आपसे मिलवाते रहेंगे। वंदना बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत अगेन वेलकम। ओके, बाय बाय।